नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम मौजूद हैं कोठी मीना बाजार। एक मैदान का नाम है आगरा। यहाँ पर बसपा की कई बड़ी रैलियां हुई हैं और आगरा बीएसपी के हिसाब से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिछले विधानसभा में भी जब बीएसपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, तब भी यहाँ की 9 सीटों में से 6 पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी। अक्सर ओपिनियन पोल के सर्वे आप देखेंगे या मीडिया की रिपोर्ट देखेंगे तो बसपा को बहुत कम जगह मिलती है, नकारात्मक रिपोर्ट उनको मिलती है। ये एक सही बात है। तो ये भी सही बात है कि हर बार बीएसपी नहीं जीतती, पर इस बार चुनौती कुछ दूसरी है कि जब मीडिया में ये बात अब लिखा जाने लगा है हर तरह के विश्लेषणों में कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी काफी आगे है। पहले बीएसपी के बारे में बात कही जा रही थी। दूसरी तरह से एक और बात है कि आप देखेंगे कि बीएसपी ने अपनी रणनीतियों में काफी बदलाव किए हैं। इस बार मायावती में भी काफी बदलाव है। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, हर बात का वो जवाब भी दे रही हैं, अपनी रैलियों में भी वो बात कह रही हैं। लेकिन तब भी जिस तरह का बदलाव दूसरे राजनीतिक दलों में आया है, दरअसल वो बदलाव दूसरे दलों में आप देखेंगे संगठन का तो वो बीएसपी से ही प्रेरित है। तो एक तरह से जो बीएसपी को जो लाभ मिलता था संगठन का या फिर एक जुनूनी कार्यकर्ताओं का, एक तरह से उसे दूसरे तरीके से दूसरे दलों ने बूथ मैनेजमेंट के स्तर पर भी अपनाया है। तो हम देखेंगे कि इस रैली के भीतर यहाँ बीएसपी के कार्यकर्ता किस तरह से अपनी बातें करते हैं। जाहिर है बीएसपी के लोग हैं तो वो बीएसपी के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आप उनकी प्रोफाइल, उनकी बातें, उनके जोश और उनकी दावेदारियों और निराशाओं को भी इनके बातों में या जवाब के बीच से आप पकड़ सकते हैं। तो आगरा के कोठी मीना बाजार से हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि 2012 में बीएसपी ने जो नुकसान हासिल किया था और 2014 में वो अकेली पार्टी थी तमाम संगठन क्षमता के बावजूद, जिसे यूपी की लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली। जबकि ये कहा जाता है कि इसके पास संगठन क्षमता और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की इतनी फौज है कि कभी भी इसका प्रदर्शन उतना खराब नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लोकसभा में इस पार्टी ने 0 को चखा है। अब क्या 2017 के चुनाव में बीएसपी 0 से शिखर पर पहुंचेगी? आप बसपा के लिए कितना सपोर्ट, कितना मेहनत करते हैं अश्विनी जी? आप? मैं पार्टी के कार्यकर्ता हूँ बीएसपी का। कितने दिन से कार्यकर्ता हैं? बचपन से। बचपन से आप कार्यकर्ता? पैदाइश ही नीला खून है मेरा। क्या कार्यकर्ता का मतलब क्या करते हैं पार्टी के लिए आप? मैं बहन जी का, मानवर काशीराम साहब, बाबा साहब का संदेश अपने जितने भी गैर बिरादर, अपने बिरादर के लोगों को समझाता हूँ और पहुँचाता हूँ कि बहन जी, मानवर काशीराम साहब, बाबा साहब दूसरे बिरादरी में भी जाते हैं, बहुत करते हैं, बहुत काम करते हैं, समझाते हैं उनको आरक्षण विरोधी कौन है, आपके साथ कौन है। कि मैं आंकड़े देख रहा था कि 2007 में बीएसपी ने रिजर्व सीटों पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, सबसे ज्यादा 61 सीटें आई थी। लेकिन 2012 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली रिजर्व सीटों पे, बीएसपी को कम मिली। तो इसका मतलब जो बीएसपी का कुछ भी जो भी परंपरागत वोट रहा होगा वो कमा होगा। तो अगर इनको बड़ी पार्टी बननी है तो 85 या 88 जो रिजर्व सीट हैं उनमें से ज्यादा सीट जीतनी पड़ेगी। तो ये कहा जाता है कि जैसे वाल्मीकि को एक भी टिकट नहीं दिया तो वाल्मीकि समुदाय पूरी तरह से साथ नहीं है, पासी समुदाय पूरी तरह से साथ नहीं है। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा था, क्योंकि आप गलियों में घूमते हैं, तो फिर आप लोग जब उन समाज में जाते हैं तो क्या दिक्कतें पाते हैं? क्यों वो लोग बीजेपी की तरफ चला गया? जैसे कश्यप जाति है, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, ये कहा जाता है कि वो बीजेपी ने उन पर काम किया है बहुत ज्यादा, तो क्यों आपके पाले से निकल गए? तो आप लोगों की नजर में क्या कारण लगता है? जो लोग अब जागृत हो चुके हैं, वो लोग अपने दलित समाज में, खटिक समाज, कोली समाज, वाल्मीकि समाज, बिहार समाज, धोबी समाज और जाटव समाज में सबके अंदर में दलितों को एक यूनिटी का बहुजन समाज पार्टी भाईचारे का काम कर रही है, उनके बीच में जा रही है। काशीराम सबको जोड़ गए थे, सबको जोड़ दिया था ना उन्होंने, मानवर जोड़ दिया था, अभी क्या हो गया? मानवर कांसीराम साहब ने हमको जोड़ने का रास्ता दिखाया था, अपने जीते जी पूरी तरह से सफलता नहीं मिली थी। माननीय बहन जी के नेतृत्व में वही भाईचारा जो साहब ने दिया है वही चल रहा है। जी, आप स्लोगन में बोल रहे हैं जी, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन 2012 में बीजेपी की रैली में जाऊंगा तो बीजेपी के लोग भी इसी तरह से स्लोगन में बोलेंगे, उससे कुछ नहीं होता।
थोड़ा ऐसा भी बोले जिससे हमको भी कुछ सीखने को मिले, है ना? वो है कि हम लोग जितने भी लोग हैं सारे के सारे दलित, जाटव लोग वाल्मीकि लोग खटीक में, सब लोग एक दूसरे के पास में जा रहे हैं और उससे जा रहे हैं। पहले नहीं जा रहे हैं। मेरे पास में पूरा नहीं, पहले भी जाते थे, पहले भी जाते थे, लेकिन वो आरएसएस ने जो हिंदू को बांट रखा है उसकी वजह से इतनी सफलता उस समय नहीं मिल पाई थी। अब लोगों की समझ में आ रहा है आरएसएस तो हिंदू को बांट करके हमको धोखा देती है। बहुजन के लिए ग्राउंड लेवल पर आप क्या करते हैं ये बताइए ना मुझे। ग्राउंड नहीं देखते हैं कि आप क्या करते हैं ग्राउंड लेवल पे जो बहुजन समाज पार्टी भाईचारा कमेटियों के जाटव लोग हैं, वो जाके वाल्मीकियों के बीच में आप क्या कहते हैं? जाटव जो वाल्मीकि समाज के बीच में जाता है, खटीक समाज के बीच में जाता है, वो उनको बाबा साहब का जो मिशन है, कैसे आप लोग राजा बनोगे, कैसे इस देश के आप शासक बनोगे, ये बताते हैं उनको, उनकी वो समझ में आती है। और वो लोग ये कहते हैं जाकर पहले हम वाल्मीकि जयंती में हम हिस्सा नहीं लिया करते थे, लेकिन आज हम वाल्मीकि जयंती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनके सविता सेन के प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया करते थे, लेकिन 2012 के बाद हम उनके प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। खटीक समाज में हम और रविदास जयंती में हम पहले हिस्सा नहीं लिया करते थे, जो सिख लोग बनाते थे, अब उसमें हम हिस्सा लेते हैं। तो 2012 में हमसे ऐसी सीटें छीनी गई, वो उसमें क्या था कि उनको एक बात समझा दी गई कि यहाँ केवल जाटव है, जाटव है, जाटव और कुछ नहीं है, और बाकी जाति हमसे दूर रही। लेकिन अब हमने 2012 के हारने के बाद हमने ये किया, वो आप जो आपका मेहनत का जो काम है आप वैसे करते हैं। अब हम वो कर रहे हैं। 2012 में के बाद हमने क्या किया है कि हर एक अपने पड़ोसी को, हर एक अपने गैर जाटव दलित को अपने साथ रखा है, उनके गैर जाटव दलित को, और उनके प्रोग्राम में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उनके प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझा है। आप देखिए वाल्मीकि जयंती अभी आप आगरा में आएगी तो उस वाल्मीकि जयंती में 60% वाल्मीकि होंगे तो 40% जाटव होंगे। जितनी झांकियां वाल्मीकि समाज की होंगी उतनी आधी झांकियां जाटव समाज की होंगी। वाल्मीकि जितने भी हैं हम लोग उनके पास जाते हैं, और गैर जाटव जितने भी हैं हम उनको बताते हैं कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो सबसे पहले वो आपका आरक्षण खत्म करेगी। अच्छा, आरक्षण खत्म करेगी तो आपकी जो नियति पहले थी 5000 साल पहले लोग आगे जाटव के लिए जो स्थिति बनाते थे उसको खत्म करेगी। दूसरी चीज 3.5 लाख यहाँ पर मजदूर है, जाटव मजदूर है, पेटा मजदूर है। इन मजदूरों को नोटबंदी ने तोड़ के रख दिया है। हम लोग पब्लिक में जाते हैं, पिछले 3-6 महीने से हम जा रहे हैं और बता रहे हैं कि वास्तव में आपके लिए सरकार कौन सी अच्छी है। तो इसको पार्टी ने ये कार्यक्रम दिया है कि आप लोगों को जाना है, या आप लोगों ने खुद से शुरू किया है? ये हमने अपने आप खुद से स्टार्ट किया है। ये हम सब लोग और हम मिलकर कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हो, हम सब मिलकर अपने एकजुट काम कर रहे हैं। जिस गली मोहल्ले राजू वाल्मीकि जी जो है स्टार प्रचारक बहन जी ने बनाया है, राजू वाल्मीकि बहन जी ने बनाया, आगरा में आए, उन्होंने 2-3 सभाएं की हैं और बहुत ही। राजू वाल्मीकि कौन है बताइए? आप अच्छी बातें बताएं। राजू वाल्मीकि जो है ये मान्यवर सिद्दीकी साहब, जो सिद्दीकी साहब हैं हमारे राष्ट्रीय नेता, उनके पीआरओ थे 18 विभागों के। अच्छा। उनको स्टार प्रचारक बनाया, 29th रैंक है उनकी। 40 स्टार प्रचारक 5 स्टेटों के लिए बहन जी ने, बसपा के। मतलब उन लोगों का प्रचार मायावती के अलावा भी वो लोग करते रहते हैं? नहीं, वो पार्टी स्तर से कर रहे हैं, पार्टी स्तर से और कर रहे हैं। पांचों प्रांतों में वो लोग घूम रहे हैं। आगरा में आ चुके हैं, पहले से कई महीनों से आ रहे हैं। अब इसी तरह से एक अच्छी जानकारी मिली, राजू वाल्मीकि स्टार प्रचारक समाज और जो समाज पवन दिवाकर जी हैं। ये कौन है? ये दिवाकर जी समाज से बिलोंग करते हैं, धोबी समाज से बिलोंग करते हैं। ये लोग अपने दिल से खुद आए हमारे पास। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, एनजीओ के बेस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ अभी इस समय पार्टी का। मैं पहले पूर्व प्रदेश प्रभारी था भाईचारा का, लेकिन मैंने अपनी नियति के हिसाब से, मैंने अपना धर्म समझते हुए इस समाज के लिए, सभी समाज के लिए, गैर जाटव समाज के लिए काम करता हूँ मैं। अभी मैंने कम से कम हजारों मुस्लिम जोड़े हैं, हजारों वाल्मीकि जोड़े हैं। धोबी समाज के हुए, राजू वाल्मीकि सिंह बघेल हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो पहले इस तरह का नहीं था, पहले केवल चुनाव लड़ाई एमएलसी बनाए, लेकिन अब एमएलसी के साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव भी है, प्रदेश प्रभारी भी है। आगरा के अंदर में बहन जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है। 1986 के अंदर मेरे पिताजी ने बहन जी के हाथों से, उस समय राष्ट्रीय महासचिव बीएसपी थी, पंचशील, ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ, उससे जुड़ी हुई पंचशील विद्यालय का शिलान्यास कराया था। बहन जी मुख्यमंत्री थी, 2008 में उन्होंने आकर के आगरा में दलितों का एक डिग्री कॉलेज दिया। उससे पूरा दलित इकट्ठा हुआ है आगरा के अंदर में। हाँ, बहन जी ने 2008 में आगरा के दलितों को एक डिग्री कॉलेज दिया है, और आगरा आने वाले समय में आगरा के सारे दलित मिलकर बहन जी से यूनिवर्सिटी की डिमांड करते हैं। 2017 में पुष्पेंद्र भास्कर, आई एम फ्रॉम आगरा। मैं श्री रामचरण भास्कर जी, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, और इनके पिताजी बीएसपी के संस्थापक सदस्य थे, और 2 बार अभी है 84 की एज है, अभी है 84 की एज है। अब मंच पर बैठे हैं। तो काशीराम जी ने कई उम्मीदवारों को खड़ा किया था कि चलो हारो, 2 बार हारो, 3 बार हारो, बाद में कभी जीतेंगे। तो इस तरह से बीएसपी को सरकार बनाने का मौका मिला।
जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए भी ये सबक है कि बिना 2 बार 3 बार हारे आप राजनीति में आते नहीं। बहन जी मेरे घर आ चुके हैं। अश्विनी हैं और सतपाल जी हैं, इन लोगों से मैं यही पूछ रहा था, सत्य प्रकाश जी हैं, इन लोगों से मैं यही पूछ रहा था जब मैं CSDS लोक नीति के आंकड़े देख रहा था तो उससे पता चलता है कि 2007 के साल में बीएसपी को 61 सीटें रिजर्व सीटों में से मिली थी, 88 सीटें कहते हैं। लेकिन 2012 का जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। 2007 से पहले के जितने भी चुनाव हुए उसमें बीएसपी कभी भी रिजर्व सीटों पर अच्छा नहीं करती थी, बीजेपी नंबर 1 होती थी। तो इस बार ये कहा जा रहा था कि क्या बीएसपी अगर उसको 150 से ऊपर की पार्टी बननी है या 100 से ऊपर की पार्टी बननी है तो उसे जो 87-88 रिजर्व सीटें उसमें उसे अधिकतम प्रदर्शन करना पड़ेगा, यानी कम से कम 2007 के स्तर पर जाना पड़ेगा 61 सीटों तक। तो इन मित्रों ने ये बताया यहाँ पर जो मौजूद हैं कि काफी कुछ बदला गया है। राजू वाल्मीकि एक स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, हालांकि वाल्मीकि समाज को एक भी टिकट नहीं मिला है ना, ऐसा है। लेकिन और दिवाकर जी हैं जो धोबी समाज से हैं। तो इस तरह से जो कांशीराम ने एक जो इंद्रधनुषी समीकरण बनाया था दलितों का और अति पिछड़ों का, वो बिखरने की स्थिति में तो आया ही और उनमें से बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास गया। इसीलिए आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में यूपी में जितनी भी पार्टी हैं उनमें से सिर्फ बीएसपी है जिसे एक भी सीट नहीं मिली। प्रमुख पार्टियों में से बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलती है, सपा को मिल गई, कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ और सबसे ज्यादा बीजेपी को तो मिली ही। अगर बीएसपी ने ऐसा कुछ किया है ग्राउंड पे, जमीन पे, जो गैर जाटव और अति पिछड़ी जातियां हैं उनमें अगर उन्होंने काम किया, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इनमें आरएसएस ने अपनी पकड़ बनाई है और ये लोग भी मानते हैं, अगर बीएसपी ने उसमें काम किया है तो उसका नतीजा बीएसपी को भी चौंका सकता है अगर वो असर कर रहा है तो देखना पड़ेगा। क्योंकि एक आंकड़ा और बताता है, मैं लोकनीति का ही देख रहा था कि जो जाटव समाज के भी लोग हैं वो भी पूरी तरह से एकजुट नहीं हुए थे 2012 में। ये सब आंकड़े हैं, मतलब ये एक चर्चा करने के लिए बात है। पर एक दिलचस्प है कि जो आम कार्यकर्ता हैं वो भी अब समझ रहे हैं कि ये जो दूरियां हैं बहुजन समाज की आपस की, उससे सत्ता तक पहुंचने की जो राह है वो मुश्किल होती जा रही है। तो बेहतर है कि उस दूरी को कम किया जाए और इसमें एक बड़ा आधार बनता है आरक्षण, है ना, आरक्षण कि आरक्षण खत्म होगा तो सबके हित प्रभावित होंगे। बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट एक मैं बताना चाहूंगा आपको, हम लोग सभी जातियों में जाकर ये पूछते हैं कि ऐसी कौन सी सरकार है जिसकी सरकार में अफसर 10 बजे बैठ जाता है, ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें पुलिस वाले थाने में नहीं पिटते, उनके एडमिनिस्ट्रेटर की छवि है ना, कौन सी हम लेकिन पब्लिक को जो गैर जाटव के लोग हैं। अब मेरा एक दूसरा सवाल है, आप लोग ये मैं कई लोगों से पूछ गया, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें मीडिया से शिकायत है, मीडिया नहीं करता, ये तो 20 जब से 84 से बीएसपी बनी है तब से शिकायत है, ठीक। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंबेडकर परंपरा में जितने विद्वान लोग, कुशाग्र बुद्धि के लोग हैं, कार्यकर्ता, आंदोलनकर्ता हैं, अगर उनको प्रवक्ता बनाया जाता तो आज बीएसपी के पास प्रवक्ताओं की राजनीतिक दलों में सबसे अच्छी फौज होती कि नहीं होती? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टीवी की बहस को मैं बहुत मान्यता नहीं देता, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बीएसपी को वहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए। समय की मांग है, समय की मांग है। विवेक कुमार जी खबर, भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता है नहीं, आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। प्रवक्ता, हाँ, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं और जनता के बीच में जाके नीतियों को बता रहे हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हमें टीवी पे दिखाया जाए, तो टीवी पे जरूरी नहीं है, लेकिन प्रवक्ता हैं तो जनता के बीच जा रहे हैं। ओके, जैसे हमें प्रवक्ता जा रहे हैं, ये भी एक अंतर इन्होंने समझाया कि हमारे प्रवक्ता टीवी में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। थैंक यू। ताली बजाइए ना, ताली। आज हम आपके लिए हम मेरे लिए ताली क्यों बजाते हैं? हमको गाली खाने की आदत हो गई है। जो चौथा स्तंभ बाबा साहब ने लोकतंत्र का बताया, सारा मीडिया ऐसा नहीं है। एनडीटीवी के लिए एक जोरदार ताली लगाई जाए, जोरदार ताली बजाई जाए सब लोग। भाई जाने दो। आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है कि नहीं बीएसपी वालों का? क्या है, दिखाइए जरा, क्या लिखा होता है उसमें? ग्रुप का नाम क्या है? पढ़ के बताइए ना सर। मिशन 2017 मिशन 2017 ये व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी की तरफ से, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी के नाम से है, तो 2 ग्रुप चल रहा है, अम्बेडकर ग्रुप।
और भी कोई ग्रुप चल रहा है? मायावती यूथ ब्रिगेड, हाँ, स्टार बॉयज ऑफ आगरा, स्टार बॉयज ऑफ आगरा, स्टार वॉइस ऑफ आगरा, ये आप लोगों का बीएसपी सपोर्टर का व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ? तो ज्यादा न्यूज आप लोग कहाँ से मिलती है? व्हाट्सएप से मिलती है या अखबारों से? अखबारों में कुछ नहीं आता हमारे लिए, सोशल मीडिया से मिलता है। सोशल मीडिया ज्यादा काम करता है। अखबारों में बीएसपी का कोई न्यूज नहीं होता है? अखबार में बीएसपी का कोई, अखबार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हमारे लिए कोई भी काम नहीं करती है, वो तो पैकेज वाला सिस्टम चलता है। तो आप देखते भी हो? देखते हैं, बस आपका प्रोग्राम देखते हैं। तो डेटा पैक तो बहुत लग जाता होगा यार। क्या करें सर, अपने मिशन के लिए काम करना है। हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतना हमारे लिए जो कुछ करके गए हैं, आज हमें उनकी वजह से ये आजादी मिली है। कुछ है, दिखाते कुछ है मीडिया वाले, हमारी पार्टी मीडिया भरोसा नहीं करती है। आपकी पार्टी मीडिया में भरोसा नहीं नहीं, करती? इनकी एक वाजिब शिकायत है कि मीडिया कवर नहीं करता है, लेकिन मेरी भी इनसे एक वाजिब शिकायत है कि मैं कवर करने आया हूं तो मेरा ही जिंदाबाद कर रहे हैं। कभी पत्रकार का जिंदाबाद मत करो भाई। आप एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, मैं आपसे बात करने आया हूँ, आप मेरे बारे में बात करेंगे तो क्या फायदा है ना? नहीं नहीं, मैं जब तक एक सेकंड, आप मुझे इतना मौका तो दीजिए कि हम आपके साथ सवाल पूछें, बात करें। जो मीडिया नहीं दिखाता है वो नहीं दिखाता है, वो आपको पता है, लेकिन हम आए हैं दिखाने के लिए, तो हमसे बात तो करने दीजिए। अभी शिकायत कर रहे थे कि बसपा के बारे में मीडिया में कम कवरेज है ना? जी। तो आप तो सब अखबार लेते होंगे चुनाव के समय में। जी। तो क्या उन अखबारों में नहीं है, खबरें नहीं छपती होंगी? बसपा ने कहा रैली की, खबरें छपती है कि नहीं? सही सही बोलिएगा। अखबारों में छपती हैं, कम छपती हैं लेकिन छपती हैं। और टीवी में बहुत। ये देखिए, स्थानीय अखबारों में बसपा की एक से आपके हिसाब से स्थानीय अखबारों में बसपा की खबरें कम छपती हैं मगर छपती हैं, टीवी में दिखती हैं मगर बहुत कम दिखती हैं, ये अंतर है। इसलिए आप लोगों की एक शिकायत है, वाजिब है। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुरलीधर। मुरलीधर जी, आप कितने साल से मायावती की रैली में आ रहे हैं? मैं सन 84 से जुड़ा हुआ हूँ। 84 से जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए कि जिस अनुशासन को लेकर आप लोग आए और कांशीराम ने एक जज्बा पैदा किया, वो आज के जो नए समर्थक हैं, जो यंग लड़के दिख रहे हैं चश्मा लगा के आए हैं, उनमें उतनी कड़ी मेहनत करने का जज्बा है क्या? है सर, है? उनकी मेहनत बहुत कड़ी करते हैं, लेकिन एक सेकंड है, उनकी बात को, उनके संघर्ष को कोई दिखाना नहीं चाहता। कोई दिखाना नहीं चाहता। तो हर दिन जब आप अखबार लेते हैं तो इस उम्मीद में देखते हैं कि आज बसपा के बारे में क्या छपा है, और डेली निराश होते हैं। डेली निराश होता है, कुछ नहीं था। हम सर फेसबुक भी चलाते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं। व्हाट्सएप पे जो हमारा मूलनिवासी संगठन है, व्हाट्सएप है, हाँ। वो कुछ खबरें दिखा रहा है। अच्छा, व्हाट्सएप पे ज्यादा, सोशल मीडिया पे ज्यादा छपता है। जी सर। अखबार लेते हैं, खोलते हैं, रोज निराशा होती है आपको। ठीक, अब मुझे व्हाट्सएप पे चलने वाले 2-4 बहुजन समूहों का नाम बताइए। देखिए, मूल निवासी संगठन है, मूल निवासी संगठन है, बामसेफ है, बहुजन शिक्षक संघ है, बहुजन शिक्षक संघ है, दलित चेतना संघ है, दलित चेतना संघ है, SC ST OBC शिक्षक SC ST OBC शिक्षक संघ है 5, और मिशन 2017, मिशन 2017 6, और बसपा मिशन 2017 7, बसपा और युवा मिशन अम्बेडकर 8, बसपा युवा संघ, बसपा युवा संघ 9, युवा संगठन 10। मैं यहाँ 10 व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ रहा हूँ। समता मूलक समाज 11, प्लेबैक सोसाइटी है 12। तो ये मीडिया को भी सोचना चाहिए कि अगर वो अपने दिखाने में या लिखने में अगर सबके साथ बराबरी नहीं करेगा। मैं अजीत सिंह की रैली में था, आरएलडी की, वहां भी लोग कह रहे थे कि हमें अन्य की तरह दिखाया जाता और हमें जगह नहीं मिलती है। यहाँ भी लोग कह रहे हैं, पर इसी वजह से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये अपनी रैलियों का समाचार दे रहे हैं और रैलियां प्राप्त कर रहे हैं। तो एक तरह से सोशल मीडिया, अगर आप देखेंगे कि ऊना की घटना या रोहित वेमुला की घटना के बाद अगर उसका कहीं असर ज्यादा पैदा हुआ तो वो सोशल मीडिया के कारण हुआ। आप रैली कवर करते हो, हाँ, स्टेज का फोटो दिखा दो, भीड़ कोई नहीं दिखाता है। अच्छा, इनका ये कहना है, एक सेकंड, इनका ये कहना है कि कई बार, एक सेकंड, इनका ये भी कहना है कि स्टेज का कभी कभी मायावती का कवर हो जाता है लेकिन भीड़ नहीं दिखाई जाती है, लेकिन मोदी जी की रैली दिखाई जाती है तो भीड़ भी दिखाई जाती है। अच्छा, आप हो गया।
क्या नाम है आपका? बेबी है मेरा नाम। बेबी है। अच्छा ये बताइए कि बहन जी की पहले भी किसी रैली में आप आई थी क्या? हाँ, हम तो आते रहते हैं। हमेशा आती हैं? कोई लाता है तब आती हैं, खुद से आती हैं? नहीं लाते हैं और लाते नहीं हैं? लाते तो हम तो अपने किराए से आ जाते हैं। अपने से आ जाती और हैं? क्या नहीं। क्या है ऐसा खास बात क्या है बहन जी में? मायावती सुविधा देती है, अरे मोदी ने हमें कुछ सुविधा नहीं दिया है, ना बच्चों को स्कूल दिया है, लाइटें भी काट दी है और शौचालय भी नहीं है। हमारी कलर खेरिया में शौचालय भी तो शौचालय का इतना स्कीम चल रहा है, आपको क्यों नहीं मिला? सबको तो मिल रहा है। प्रधान ने खा लिया है सब। प्रधान ने खा लिया है, तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? प्रधान को पकड़िए। प्रधान के मोदी पकड़े करवा दो, पैसा बंद करवा दो, ब्याह शादी में लौट रही है नोटबंदी से। हाँ, आगे 2014 में किसको वोट किया था आप लोगों ने? मोदी को। हाँ, आप 2014 में किसको दी थी? मोदी ने हमको भूखे मारते याद कर रहे काम नहीं मिल रहा है। क्या हुआ आपका? काम का क्या हुआ? जूता में काम करती थी। हमारे बच्चे करते हैं, हमारे घर वाले करते हैं। आपके घर वाले करते हैं? तो पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमा रहे हैं? पहले कमाते हैं, ज्यादा नहीं है, 2 तो कमा लेते रोज हफ्ता में 500-1000 रुपया कमा लेते हफ्ता में। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब तो 2 रुपये ना कम पाए रहे। अब हफ्ता में 2 रुपया भी नहीं कमा पा रहे, इसलिए नाराज हैं आप। नोटबंदी से नाराज हैं आप लोग? नोटबंदी से? और क्या? नोटबंदी से हमारा नहीं होंगे। भाई इतना संकट है कि 1000 रुपया पहले हफ्ता में कमाते थे, तो अब 2 रुपया भी नहीं आता। 2 रुपये ना कमा रहे, घर में बैठे हैं, बच्चे घर बैठे हैं, बच्चे घर बैठे हैं। काम बंद हो गया है। आपके भी पति चमड़ा उद्योग में काम करते हैं? जूते का ही काम करते हैं। जूते का काम करते हैं। तो पहले नवंबर से पहले कितना कमा रहे थे? वो ऐसे 1000-1200 रुपया हफ्ते का। और अब तो बिल्कुल 700-500 बिल्कुल 2 दिन होते हैं, 1 दिन होता है। ऐसा नहीं मिलता। तो खर्चा कैसे चलता है? काम कैसे चलता है? ऐसे चलता है। मैं भी कर लिया, मैं कुछ कर रहा है। काको बासन मार रहे हैं, बर्तन मज रहे हैं, काको गोबर थाप रहे हैं, तो बच्चों को यार कर रहे हैं। अब तो ये पहले आप बर्तन मजना, गोबर थापने का काम नहीं कर रही थी, अब करने लगी? करने लगे हम। सही बात है। तो मोदी ने कराओ, मुझे काम कराओ सो। मुझे नहीं आते, मुझे बात नहीं आते। मायावती के राज में, बहनी के राज में 50 रुपया हो, एक जनो कमा ला तो 4 जने ने कमा लेते, अब 10 जने कमा रहे, बहु पूरी ना कर रही। काम कैसे बंद हो गया? काम तो चल ही रहा था ना भाई 2 महीना। पहले पैसा नहीं कराया था, अब पैसे हो गए बंद। अच्छा, पैसा बंद हो गया। तो कैशलेस डिजी धन नहीं है आपके पास, जो हम लोग यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड? तो वो धंधा कमाएगा ना, हम पहले जमा कर लेते। जब वो काम ही ना है तो कौन मांगेगा? वही खाएगा बच्चा। ये बात सही है। ये कह रही हैं, जब मैंने इनसे पूछा कि भाई जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, कैशलेस तो आप क्यों नहीं यूज कर रही हैं? तो ये कह रही हैं कि जब हम जमा करेंगे बैंक में तब ना उसके बाद कैशलेस करेंगे। देखिए, ये हुई ना बात, ये बैंक में जमा करेंगे। और अभी इनका आप कहेंगे कि जो इनका हफ्ते की कमाई है, इनके पति की या महीने की कमाई है, वो बैंक में जाएगा। तो वो जब जाएगा, वो कमाई होगी तब तो बैंक में जाएगा। तो वो कह रही है कमाई बंद है, पहले से बैंक में कुछ है नहीं इनके, या ज्यादा नहीं है, तो कह रहे हैं कि जब है ही नहीं तो कैशलेस कहाँ से करेंगे? क्या किया? मोदी ने बैंक भत्ता नहीं, बैंक बंद कर दिया। वो जमा कर देगा हमें, अब जाओ तो ये बात आपकी सही है, प्रधानमंत्री कुछ एक्शन लेंगे इसमें। मोदी ने जैसे सिलेंडर दिलवाए हैं, उस सिलेंडर के पैसे आते बैंक में, हमारे खाते में तो वे भी नहीं आ रहे हैं। वो भी नहीं आ रहे और हैं, क्या नहीं आ रहे हैं? लेकिन सिलेंडर दिलवा के अच्छा किया। नहीं, जो करो अच्छो नहीं करो, बुरा करो भाई वाले। सिलेंडर दिया ना भाई आपको? मैंने नहीं दिया और लेडीज ने नहीं दिया, तो इनके खाते में पैसे नहीं आ रहे। पहले पैसे आते खाते में, पैसे भी अच्छा, ये भी है कि सिलेंडर के पैसे नहीं आ रहे हैं जो दिया। 2014 के मोदी जी की रैली में कौन कौन गया था? आप गई थी? अच्छा, बड़े बड़े बातें बोल रहे थे, महंगाई कम कर देते तो सब कुछ हो जाता। तो आपको लगा था कि महंगाई कम कर देंगे? हाँ, लेकिन दिल्ली में वित्त मंत्री आंकड़ा देते हैं, जो कि ठीक भी है, सब हम लोग भी मानते हैं उस आंकड़ा को, कि महंगाई कम हुई है। लोगों के लिए ठीक है। आप लोगों को राजनीति से उम्मीद रहती है कि कुछ करेंगे नेता लोग? हाँ, यही रहते थे, कुछ करेंगे, चलो कोई बात नहीं है। हमें क्या चाहिए, महंगाई कम हो जाए, थोड़े में गुजारा हो जाए। अच्छा, देखिए ये अच्छी बात है कि तमाम शिकायतों के बाद भी इनकी राजनीति से बहुत उम्मीद है। कहती हैं कि अगर से महंगाई कम हो जाए तो हमें और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपके हस्बैंड कहाँ काम करते हैं? एक सेकंड, कोई किसी को सिखाएगा नहीं? यही जूता वो करते हैं। जूता में करते हैं। तो अभी कितना क्या असर पड़ा है काम पे? अब काम का जब पैसा बंद है गए तो काम ही न चल रहे। क्या कह रही है? नहीं सुनाई दे रहा। पैसा बंद है गए, काम ही न चल रहे। पैसा बंद हो गया है। मोदी
मोदी ने सो करवाई दो। तो अभी आप इससे पहले बहन जी की रैली में आई थी कभी? पहले आए थे। पहले आई थी। बहन बेटी को शादी में 2-2 लाख रुपया देंगे। हाँ। उसने कुछ नहीं डाला है किसी को। बैंक में मिला नहीं शादी में, है ना? तो ये जो महिलाएं हैं यहाँ बैठी हुई हैं, बसपा की रैली में जो आई हैं, वो नोटबंदी के असर को एक तरह से बसपा की रैली में हम भी वैसी में देखिए कम उस्ताद नहीं है सब कोई। तो ये लोग अपनी परेशानियां बता रही है कि नोटबंदी ने इनको कितना विचलित किया है। खेती में पैसे लगा रहे हैं, पैसे में खेती में कच्चू मिल रहा नहीं है। कच्चू को आते हैं तो ऊपर वाले खा जाते हैं, खेती वाले ने देते ही नहीं है कच्चू। तो आपकी कमाई बढ़ नहीं रही है? कमाई कंते बढ़ेगी, खेती में नुकसान बच जाते तो बढ़ेगा कंते खेती। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ती हैं? आप इतना अच्छा बोलती हैं तो चुनाव लड़िए, सबको हरा दीजिएगा। अरे भाई आप मोदी जी को भी हरा देंगे, राहुल गांधी को भी बोलती बंद करा देंगे। आप चुनाव तो लड़िए, हैं? चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। हाँ, ये बात आपकी सही है कि चुनाव पे धन्ना सेठों का कब्जा हो गया है, गरीब लोगों के लिए जगह नहीं है उसमें। मन करता है आपको चुनाव लड़ने का, हैं? क्या नाम है आपका? हाँ, रानी देवी। देखिए भाई, ये रानी देवी हैं, इनके पास कह रही हैं कि पैसा नहीं है लेकिन इनको चुनाव लड़ने का मन करता है। तो मैं तो रानी देवी से खुश हूँ। ये देखिए रानी देवी, वोट में इनकी बहुत आस्था है आप लोग को, है ना? वोट में आपको यकीन है? लगता है कुछ बदलेगा तो वोट से बदलेगा। हाँ, वोट से बदलेगा। अरे बहन जी जीत जाएगी तो बदल जाएगा। बदल जाएगा। आप तो लग रहा है बहन जी के पूरा सपोर्टर हो गए हो। सपोर्ट है तो सही है, हम तो बहन जी जीत जाएगी तो सब कच्चू कराएगी बहन जी। एक बात बताइए कि आप अखबार पढ़ती हैं? पढ़ती हैं? टीवी देखती है? न्यूज देखती हैं? तो उसमें समझ में आ रहा है क्या खेल हो रहा है अखबार और टीवी में? क्या खेल हो रहा है बताइए? राजनीति की दिखाई जा रही है, कौन हारा है, कौन जीता है। हाँ। कोई पैसे से जीतता है, कोई ईमानदारी से जीतता है। तो नापते रहते हैं नेताओं का, कौन सही बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, हैं? बहुत अच्छा। टीवी देखते हैं? टीवी में न्यूज, हैं? न्यूज देखती हैं? तो आप सारे नेताओं का भाषण वगैरह सुनती हैं आप लोग? अपने गाते हैं, सब अपनी अपनी गाते हैं। जनता की कोई नहीं सुनता। तो आपके किसके भाषण से आपको असर होता है? कब पता चलता है कि ये वाला आदमी ठीक बोल रहा है? जब बहन जी बोलती है, अब भी मालूम पड़ेगी क्या करेंगी बहन जी भी। अलग है, जात पात का तो भेद हटेगा थोड़ा, हम उठ के तो चलेंगे। बहन बेटियों का निकलना बढ़ना बहुत मुश्किल पड़ गया तो है। ये आप लोग जितने भी लोग हैं सब कोई जाटव समाज से हैं या अलग अलग समाज से हैं? जाटव भी है, कुछ और भी समाज अलग अलग। चक्कर में मेरी लड़की की सगाई छूट गई है। सगाई टूट गई आपकी लड़की की? जब नोट बंद हुए थे 1 दिसंबर में लेके अच्छा। लड़की के लिए आए तो आप दोबारा उससे नहीं शादी होगी? नहीं हो रही है। तो दूसरा लड़का खोजना पड़ेगा? नहीं, मेरी लड़की अब BEd करने के लिए जा रही है। अब वो पढ़ेगी? छोड़ दिया, पैसे मांग रहे थे दहेज मांग रहे थे। हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। दिलाए हम हाँ। पैसे इतना। अब जो तो पैसा नहीं था नोटबंदी के कारण जुटाया है सब पैसे मोदी जी ने निकलवा लिए। देने के। तो लड़की ने फैसला किया कि अब वो आगे पढ़ेगी, तो अच्छा है मेरे लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। आपकी लड़की अच्छा करेगी। नोटबंदी के कारण इनकी बेटी की सगाई टूट गई, पैसा नहीं था लेकिन दहेज वगैरह भी मांगा जा रहा था, तो बेटी ने फैसला किया कि आगे पढ़ेगी। तो ये अच्छा, उसको पढ़ने दीजिए अभी। हाँ, BEd में डरवाया है। हाँ, जो भी पढ़ना है उसको पढ़ने दीजिए। लेकिन पिछली बार तो बहुत लोग वोट दिया था ना मोदी जी को, तभी तो जीते ना। अरे तब हमने नहीं जीता, हमने ना दिया वोट। आप नहीं दिए थे। उन्होंने हमें बहुत सारी मतलब उम्मीदें जगाई थी कि महंगाई कम करवाएंगे और नौकरी दिलवाएंगे, ये सब उन्होंने वादे किए थे। इस वजह से कुछ वोट उनकी तरफ पहुंच गए थे। कुछ वोट गए थे ना आप लोगों के बीच पहुंच से? चुके थे इस वजह से कि उन्होंने महंगाई कम करवाने के वादे किए थे। तो अब वो आप लोग, वरना हम हमेशा, हमारा वोट बहन जी की तरफ ही रहता है हमेशा, चाहे वो जीते या ना जीते, लेकिन हम वोट हमेशा अपनी बहन जी को देते हैं। लेकिन लोकसभा के समय कुछ लोग चला गया था बहन जी से तो दूर। उन्होंने झूठे वादे किए थे इस तरह, और बहन जी की हमेशा बेटियां गायब हो जाती हैं, बॉक्स गायब करवा देते हैं लोग। यहाँ पे एक तरह से ज्यादातर लोग बीएसपी के सपोर्टर हैं। 2 महिलाओं ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में जो मोदी जी ने वादे किए थे उनसे प्रभावित होकर वोट दिया था। तो एक तरह से यही वोट टूटा था बीएसपी का थोड़ा सा, जिसकी वजह से बीएसपी को लोकसभा में कोई सीट नहीं मिला। पर अब यही लोग उन वादों को परख भी रहे हैं कि कितने वादे पूरे हुए। जो कहा जा रहा है उनकी गली तक, उनकी जेब तक, उनकी फैमिली तक वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो ये नेताओं को सोचना चाहिए कि जो डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे आप बेहतर करें, और जो आप कहें वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाना चाहिए होता हुआ।
सर्टिफिकेट बना ना तो पेंशन मिले ना कुछ भी नहीं मिला। इनको पेंशन नहीं मिलता, इनका हाथ नहीं है, आपका पेंशन नहीं मिलता है, विधवा पेंशन और ये सब महिला वृद्ध पेंशन तमाम तरह कुछ नहीं मिलता आपको, बताइए। मिला नहीं, वो 2 साल ऐसे रुक गई। 2 साल से रुका हुआ है। पहले पेंशन मिलता था, 2 साल पहले तक मिलता था, उसके बाद से नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, ये नेता लोगों को इन्हीं लोगों से आके बात करना चाहिए। राशन नहीं मिल रहा है, इनको पेंशन नहीं मिल रहा है, इनके हाथ देखिए। अब आपको ये काम भी नहीं कर सकते, इनको 2 साल से ये हमारा स्टेट सिस्टम है, उसके भीतर करुणा की कितनी कमी है, जवाबदेही की कितनी कमी है। तो जब आप लोगों के बीच जाइएगा तो मीडिया में जो नेताओं का प्रचार और महिमा मंडन चलता है वो तस्वीर बदल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव के दिनों में आप टेलीविजन चैनल पर देखेंगे तो या तो ओपिनियन पोल है या फिर बड़े बड़े नेताओं के वही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हैं जो हर दिन किसी न किसी चैनल पर चल रहे होते हैं, वही बातें दोहराई जा रही होती हैं। जमीन से समस्याएं उठकर नेताओं की मेज तक नहीं पहुंचती हैं और उनके लिए भी आसान होता है कि इन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू या चुनाव के समय तरह तरह के मंच, चर्चा, परिचर्चा बनाकर उसमें दिन काट लो, भाषण देके नेता बन जाओ। पर नीचे जो जनता है वो अपने नेताओं को भी तरह तरह से परखती रहती है। तो एक तरह से ये हंगामा देख रहे हैं कि मैं आया था लोगों से, ये मायावती का हेलीकॉप्टर आ गया है और आप देख रहे हैं कि किस तरह का जोश लोगों में दिखा था, क्या परिवर्तन? बहुत जोश है बीएसपी के लोगों में। क्या बात कर रहे थे लोग, क्या चाहते हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं? देखिए, जो गरीब आदमी है वो यही चाहता है कि राज्य व्यवस्था जो है उसके हक को समय से और बिना किसी मुश्किल के दे दे। इनको पेंशन दे दे, इनको स्कॉलरशिप दे दे, जो सरकार दे रही है वो मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है। तो कितनी गलत बात है कि इसके लिए उन्हें इस तरह से ये कहना था कि राजनीति में पैसे वालों का वर्चस्व है। ये बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग आएंगे तभी गरीब की बात लोग सुनेगा। अभी जो नेता हैं वो गरीब की बात करते हैं पर महसूस नहीं करते हैं, वो केवल बात कहने के लिए करते हैं। पर ये इनको मालूम है कि जो नेता हैं वो कभी गरीब रहे होंगे, लेकिन वो स्टेट सिस्टम से उनकी दूरियां बढ़ गई हैं। ये लोग नजदीक है, ये लोग अगर नेता बनेंगे तो शायद उसमें कुछ बहुत सुधार हो सकता है। एक बहुजन आंदोलन जिसकी बुनियाद कांशीराम ने डाली थी, उसे बचाने और उसे एक नए अंजाम तक पहुंचाने की भी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। हर राजनीतिक दल ने अपनी सत्ता तक पहुंचने के लिए नए नए तरह के बदलाव किए हैं। बसपा अभी भी मूलतः उन्हीं पारंपरिक तरीकों से चुनाव लड़ रही है, थोड़े बहुत बदलाव के साथ। देखते हैं कि वो इस चुनाव से किस तरह से नई जमीन हासिल कर पाती है। मुश्किल लड़ाई है, लेकिन फिर भी उसकी रैली में, इस मथुरा और आगरा की ये रैली है और जो लोगों का जोश है वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तस्वीरें अगर टीवी पर लगातार दिखें तो फिर आप बसपा के बारे में कैसी राय बनाएंगे, ये आप खुद से भी पूछिएगा। अब मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां इनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है। जहां मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में कैद करके रखा हुआ है, तो उन मामलों की हमारी सरकार द्वारा समीक्षा करवाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को
जेलों से रिहा कर दिया जाएगा। अभी तक यहाँ प्रदेश में अपनी पार्टी की हुई चुनावी रैलियों से मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है और आज की भी जो आपकी ऐतिहासिक रैली हुई है, इस रैली से भी मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि अब इस चुनाव में बीएसपी की ही अकेले अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है। मायावती इस वक्त भाषण दे रही हैं जब मैं अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग हैं और ये लोग पारंपरिक तरीके से जो नजारा होता है रैलियों के बाद लौटने का, तो लोग लौट रहे हैं। पर एक बड़ी शिकायत लोगों की यही रही कि मीडिया उन्हें पर्याप्त रूप से जगह नहीं देता है, उनके लोगों को उनके समाज के बारे में नहीं दिखाता है। ये शिकायत रही, उन शिकायत को हमने दर्ज भी कराया। जो महिलाएं रहीं उनकी शिकायतें कुछ और हैं, किसी और स्तर पर हैं। तो देखना यह है कि बसपा इस रैली में किस तरह से अपनी जगह बना पाती है। मायावती की इस रैली को हमने कवर करने का प्रयास किया। लोग कुछ ज्यादा उत्साहित हो गए, हमें भी लेकर उत्साहित हो गए, क्योंकि इन्हें लगता है कोई आता तो नहीं, तो जो आया है चलो उसी का स्वागत करते हैं। पर तरह तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और 50 प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिससे न्यूज के विकल्प के रूप में सूचनाएं, न्यूज माध्यम के विकल्प के रूप में सूचनाएं आदान प्रदान हो रही हैं। तो हम देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। अभी ये रैली है, आगरा की रैली, अपने पारंपरिक गढ़ से मायावती ने एक तरह से ये एहसास तो कराया है। बताते हैं कि लोग 2014 में भी इतनी ही भीड़ थी। तो बसपा किस तरह से अपने कोर बहुजन वर्ग को जो सपोर्ट है उसको किस तरह से संगठित रखती है, ये हम देखेंगे। नतीजे के आने तक जो चुनाव की प्रक्रिया है फिलहाल उसमें दिलचस्पी लीजिए। तो आप देख रहे थे प्राइम टाइम, सत्येंद्र, जितिन बुटानी, सरप्रिया सांगवान और नसीम के साथ मैं रवीश कुमार। नमस्कार।